दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। अब आप आज देख रहे हैं कि एम्बियंस जो है कुछ अलग है। एक लॉन है, वहाँ पे हम बैठे हैं। ये लॉन एक घर में है और घर के मालिक हमारे साथ बैठे हुए हैं, है ना। आज हम भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जिनकी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों में गणना होती है, ऐसे अरुण दीक्षित जी के यहाँ हम आकर बैठे और उनसे उनसे आज हम बातचीत करने वाले, गपशप करने वाले। हमारे बिल्कुल बगल में एक मंदिर है, वहाँ अनूप जलोटा जी के भजन अभी से 2 से जो है बज रहे हैं, तो शायद आपको सुनाई दे, तो आप उसका आनंद लीजिएगा। उसमें और कुछ हो नहीं सकता। इसको हम बंद नहीं कर सकते और इसको भी हम बंद नहीं कर सकते। दोनों चीज चालू रहेगी। तो सर, आपका मयूर जानी ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मयूर जी, बहुत अच्छा लगा आप भोपाल आए और ये मौका मिला कि हम लोग साथ बैठ के बात करें। बिल्कुल। तो आज अरुण जी से हम जो बात करने वाले हैं वो खैर देश में जो हो रहा है उस पर तो हम लगातार अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, लेकिन आज मुख्य मुद्दा हमारा जो है, क्योंकि हम जब मध्य प्रदेश में एंटर हुए अरुण जी, तो हमने एक अजीब सा, हम एमपी बहुत पहले भी आ चुके हैं, तो आप तो जानते हैं भास्कर में हम थे तो हर 3 महीने हमारा मीटिंग हुआ करता था। यहाँ पे गुजरात से आते थे, बाय रोड ही आते थे। ये हमने एक बड़ा अजीब सा कल्चर देखा कि बहुत सारे बैनर लगे हुए और आपके मुख्यमंत्री की तस्वीर और प्रधानमंत्री की तस्वीर, वो दो जो है प्रमुख स्थान पे है। फिर बीच में हमने कुछ विधायकों के भी बड़े बड़े बैनर देखे, तो हमको लगा कि ये जो साउथ में देखा जाता था एक तरह का, जब हम 2002 में जब हैदराबाद गए थे ईटीवी, तो वहाँ हमने कल्चर देखा था कि साउथ में हर चीज का बड़ा बड़ा कटआउट और बैनर लगता है। अब हमने देखा यहाँ भी लग गया और फिर पता चला कुछ और भी दोस्तों से बात हुई तो पता चला कि भाई अब मध्य प्रदेश सरकार जो है वो भी लगातार उत्सव में मस्त रहती है। और कुछ घटनाएं जो कल हम लोग बैठे थे, बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि आज आपसे मध्य प्रदेश की मोहन यादव साहब की सरकार जो है क्या कर रही है उस पर आपसे आज बात करनी है, ताकि हमारे दर्शकों को ये भी पता चले कि भाई ये डबल इंजन जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सर, आप ओवर टू यू है। मयूर जी, आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है। दरअसल ये मध्य प्रदेश का न्यू नॉर्मल है। अच्छा। डबल इंजन। जैसे आप दिल्ली को देखें तो वहाँ कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, एक चेहरा है जी। कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कोई अफसर नहीं, कहीं कुछ नहीं जी, सिर्फ एक चेहरा जी। ऐसे ही वो स्टेट जो रिमोट से चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, अब महाराष्ट्र, गोवा, तो ये इन सब में एक ही है कि जो आपने देखा, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री की और छोटी दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री की। इसके अलावा कोई तस्वीर नहीं, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश का तो ऐसा हुआ है, आप ये सोचिए कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स, उनके डिपार्टमेंट का विज्ञापन छपा है पूरे पेज का, लेकिन उस मिनिस्टर का ना नाम है, ना उस मिनिस्टर का उसमें चेहरा है, कुछ नहीं। तो ये नया नॉर्मल है। और एक और चीज है, मध्य प्रदेश सरकार वो चारवाक की थ्योरी थी कि कर्ज लो और घी पियो, तो हर महीने 5,000-7,000 करोड़ का कर्ज लेते हैं और रेवड़ियां बांटते हैं। जिन रेवड़ियों को हमारे प्रधानमंत्री कहते थे रेवड़ियां बांटने की परंपरा बंद होनी चाहिए, तो लेकिन वो तब के प्रधानमंत्री, तब के मुख्यमंत्री थे आपके राज्य के जी। और आपके प्रधानमंत्री तो सिवाय रेवड़ी के और कुछ हर चीज के लिए वो, मतलब ऐसी रेवड़ी की जीएसटी वसूली 8 साल और उसके बाद दोबारा लाए, तब भी कहते हैं काट के थोड़ा कम, क्या कहते हैं, उत्सव मनाओ। 8 साल दोबारा आदमी, तो वो ये जो उत्सव मनाने का जो तरीका है, 55 लाख करोड़ मिनिमम इस 8 सालों में हमारी जेबों से जो है उसको गया, डाला गया, वो गया। और उसके बाद भी कहते हैं उत्सव मनाओ। अब हाँ बताइए। और लोगों को भेजा, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको ये कहने के लिए कि इसको मानो कि ये बहुत बड़ा कदम है। और बचत उत्सव आज से आपका शुरू हो गया है और आप आपसे जो है उसमें खुशी मनाइए और दिवाली में भरपेट खरीदी कीजिए, क्योंकि आपके पैसे बहुत बच रहे हैं। और अब एक और बात बताया आपको कि देखिए क्या ये जो न्यू नॉर्मल है कहाँ से कहाँ पहुंचा है। अच्छा। संसद में 2 सांसद हैं, एक तिवारी जी हैं और एक रवि किशन जी हैं। जी बिल्कुल। इन दोनों ने बाकायदा
जीएसटी में थोड़ा संशोधन हुआ, उन्होंने कहा सब आधे दाम पे मिलेगा। हाँ। वो जीएसटी जबकि 100-150 रुपए का भी फर्क नहीं आ रहा आम आदमी में, लेकिन उत्सव बनाना तो मोदी जी से कोई सीखे, और वही किया है। क्योंकि हम लोगों ने नाम दिया था पर्ची वाले से, तो मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से पूरी कैबिनेट जो है मोहन यादव जी की, वो कैबिनेट, क्योंकि वो कैबिनेट ने आप विधायकों ने चुना नहीं, वो ऊपर से आए हैं, तो बिठा दिए गए। ना उन पर किसी को विश्वास है, ना उन्हें किसी पर विश्वास है। कैबिनेट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई एक दूसरे पर इतना अविश्वास है इस कैबिनेट में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक सवाल पूछूं सर? जी जी बिल्कुल। देखिए, मेरा अनुभव गुजरात में है, मैं क्या आपका भी वही है कि नहीं जानना चाहता हूँ। आज की तारीख में मैं 28-29 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप 40 साल तो कम से कम आपके हो ही गए सर। क्या आपको मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टरों के नाम याद है? पूरे नहीं, चेहरे याद है? वो भी आधे से कम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मेरा भी यही हाल है। नहीं, ऐसा इसलिए किया गया मयूर भाई कि मुझे जो लगता है कि उन्होंने चुना एक नया आदमी। कितने सीनियर थे पहले, तो 75 साल का जो फार्मूला लाए थे मोदी जी, उसमें बहुत सारे तो जो बीजेपी के योग्यतम एमएलए थे सीनियर, वो ज्यादातर घर बैठे, जिनको हम चेहरे से पहचानते, जो हमें पहचानते। उन्होंने क्या चुना? उन्हें अच्छा जात देखनी है, आदिवासी चाहिए, तो आदिवासी में वो लाएंगे जो जिसको कोई नहीं जानता, जो बोलना नहीं जानता, जो बोलेगा नहीं। इसी तरह के मिनिस्टर्स चुने गए, या फिर वो जिनकी गठरी भारी थी, जैसे कि जो सक्षम थे और जो सेवा कर सकते थे। मंदिर में जब जाते हैं आप, तो आपकी थैली भारी हो, जब आप जाए तो मत्था दर्शन बड़े अच्छे से होते हैं, दर्शन अच्छे होते हैं, हाँ। आउट ऑफ टर्न होते प्रसाद हैं, अच्छा मिलता है। प्रसाद अच्छा मिलता है। वो प्रसाद मिला हुआ है कुछ लोगों को, और उनके सारे खून माफ है जी। तो ये जो आपने देखा, तो ये ऐसी स्थिति अकेले यहाँ नहीं है, ये स्थिति यूपी में भी है। वहां भी ऐसा नहीं कि बाबा जी को अपना पूरा मौका मिला हो कि वो कर लें। वहां भी कैबिनेट के मेंबर, अब जैसे AK शर्मा गुजरात में अफसर थे, वो भी आए तो मुख्यमंत्री बनने थे, लेकिन बाबा ने नहीं, अभी भी, पर वो दादागिरी उनकी पूरी। अरे वो तो ये जो न्यू नॉर्मल मोदी जी ने किया, दरअसल इसके पीछे मैं पूरी माफी के साथ, चूंकि खुद पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में, पहला इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने। हाँ, तो जब वो उतने नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना उनका काम नहीं चलता है, तो उन्होंने मजबूरी में उन लोगों को कैबिनेट में रखा है जो उनसे थोड़ा ज्यादा, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए। बाकी तो आप देखिए, न्यू नॉर्मल ये भी है, अश्विनी वैष्णव IAS, हरदीप पुरी IAS, जयशंकर IFS, मेघवाल जो थे वो IAS। मतलब उनका क्या होता है, यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, इसके आगे ना सुनना ना कुछ है। आप देखिए, मतलब गंभीर बात है, आज हमारे देश की विदेश नीति हम कहाँ पहुंच गए हैं मयूर भाई। जब पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैं डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हूँ, मैंने डिफेंस स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पहली बार ये लगा कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा, किसी ने नहीं, एक इजराइल ने, वो भी डायरेक्ट नहीं आया, जबकि वो पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान, उसके साथ ट्रम्प भी, पुतिन भी, शी जिनपिंग भी और तुर्की भी, सब आ गए, और इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं। तो दूसरी बड़ी चीज है कि मोदी जी को चूंकि जो वो कहें वही सही, झूठ बोलना पसंद है, ये उनका प्रिय शगल है, कभी भी कुछ बोल देते हैं। जैसे अब पता नहीं, आप गुजरात से हैं तो आप बताएंगे कि वो स्टेशन भी नहीं था जहां उन्होंने चाय बेची। नहीं, चाय उन्होंने बेची थी, मैं बताऊं आपको, मैं दर्शकों को बता दूं आज तो तक चाय कहाँ बेची उन्होंने, मतलब खुद जाके नहीं बेची है। उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, उनकी अहमदाबाद का जो मुख्य बस अड्डा था, जो अभी भी मुख्य बस अड्डा है, गीता मंदिर बस अड्डा कहते हैं उसको, तो पुराने शहर के बीचों बीच में वो है, वहां उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे। उनकी ST स्टैंड के अंदर जो प्रीमाइस है, उसके अंदर कैंटीन का उनको ठेका मिला हुआ था, तो वो ठेका मिला था उनके रिश्तेदार को, और उसका संचालन, जहाँ चाय नाश्ता सब मिलता है उस कैंटीन में, जो पैसेंजर्स है उसके लिए, तो वो उसका संचालन करने का जिम्मा
इन्होंने 3 साल तक निभाया था। तो इस कारणवश अगर वो कहें कि मैंने चाय बेची है तो ऐसे मान सकते हैं। नहीं, ये तो माना जा सकता है, लेकिन बड़नगर में तो नहीं बेची। नहीं, बड़नगर में तब रेलवे स्टेशन ही नहीं उनके वहां जो उनके पिताजी की एक रेहड़ी हुआ करती थी, वो उस समय बस स्टैंड के बाहर हुआ करती थी, और वहां से आगे एक छोटा सा फाटक स्टेशन, पता है आपको, कहते हैं वो फ्लैग, उस तरह का था कि भाई ट्रेन अगर कोई बड़ी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, जो हॉल्ट स्टेशन था छोटी ट्रेन। हाँ, वही था। लेकिन आप देखिए मगरमच्छ भी आ गया है, तो ये जो चीजें किससे जुड़े हैं, वो जो बात हो रही थी, जो न्यू नॉर्मल क्या बना कि आज यहाँ की कैबिनेट ऐसे ऐसे बयान मंत्री दे देते हैं, उनको पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे मंत्री हैं कि जिन्होंने सीधे सीधे फैसले कर लिए तो बाद में उनसे मंत्रालय छीना गया, निकाल नहीं सकते। और कभी कोई समय होता है तो अगर कोई मिनिस्टर जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी को या किसी उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको दरवाजा दिखाया जाता है, लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि मोदी जी ने पसंद करके अंदर कर लिया है। मोदी जी की कैबिनेट पसंद पे इस्तीफे तो होते नहीं है। ये जो लाए हैं ब्यूरोक्रेट से काम कराने की परंपरा, ब्यूरोक्रेट पहले भी सरकारों में रहे बिल्कुल, लेकिन जैसा अब है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई भी वो आदमी जो स्मार्ट है, जो अपना काम करना जानता है, वो पसंद नहीं आता। उन्हें वही पसंद आते हैं जो हुक्म के गुलाम। ये मेरा अनुभव है, बाकी आप बताएंगे क्योंकि आपने उनको करीब से देखा है। मैं इसलिए मैं समझने में कि मैं मध्य प्रदेश में आया हूँ भाई, तो मैं सर से मिलकर ही समझूं कि हम हमारे यहाँ जो गुजरात में हालात देख रहे हैं, क्या यहाँ भी कमोवेश ऐसे ही है, कुछ अलग है? तो अब तक तो बात जो सुन रहे हैं उनसे तो लग रहा है कि भाई वो एक मिरर इमेज आपकी हमारी यहाँ नहीं। मैं उसको और आगे बताता हूँ। देखिए, जब मोदी जी गए दिल्ली की तरफ तो उन्होंने गुजरात के जितने सीनियर अफसर जिनका हम बचपन से नाम सुनते आए, बीजेपी के ऑफिस बेयरर, सॉरी अफसर कहेंगे, उनको ऑफिस बेयरर्स, मंत्री, नेता सब कहाँ चले गए? कौन चीफ मिनिस्टर बना ये भी आप जानते हैं। उसके बाद फिर जब रूपाणी जी को अचानक फिर कौन लाया गया, वो भी किसकी पसंद का था। ठीक ऐसा ही प्रयोग मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, ऐसा ही प्रयोग राजस्थान में उन्होंने किया, ऐसा ही प्रयोग हरियाणा में उन्होंने किया, महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस इतने सीनियर तो नहीं थे। तो वो जो प्रयोग करें, क्योंकि वो एक आदत है, अगर बराबरी का नेता होगा तो सवाल पूछेगा, बात करेगा। जो बराबरी के नहीं होंगे और जिनको ये एहसास करा दो कि तुम मेरी कृपा पर हो, वो क्या करेंगे? सिवाय चरणों में मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अब ऐसा नहीं कि सबको फल मिला हो इसका। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, मयूर भाई 1989 में पहली बार एमएलए बने थे और 91 के इलेक्शन में जब अटल जी विदिशा से और लखनऊ से दोनों से एक साथ जीते, उन्होंने विदिशा लोकसभा छोड़ दी। तब शिवराज वो बाई इलेक्शन जीत के लोकसभा पहुंचे। अब इस हिसाब से देखें तब तो मोदी जी शायद 91 तक तो मांग खा रहे थे। 91 तक तो वो गुजरात में एक्चुअली वो सेक्रेटरी थे, मतलब पार्टी के। हाँ, नहीं वो तो कहने 36 साल मांग के खाया, तो उस हिसाब से जोड़े तो वो बड़ा लंबा मामला हो जाता, क्योंकि अब वो 75 हैं। अगर हैं तो 91 में तो जो है वो 40 के आसपास रहे होंगे। तो क्या 4 साल की उम्र से उन्होंने मांग के खाना शुरू कर दिया था? वो भी आंकड़ा आता है, इसलिए लगता है। वो तो फिर हम समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का नाम आपको याद होगा, आडवाणी जी ने 2013 में जब इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था तब लिया था कि हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री बनने लायक, अगर मैं नहीं हूं तो फिर ये है, बहुत सारे लोग। हाँ। और उनमें नरेंद्र मोदी के अलावा शिवराज सिंह चौहान का भी नाम लिया गया। बिल्कुल, शिवराज ने रिकॉर्ड तोड़ा है, 17 साल के करीब सीएम रहे। अब आप सोचिए कि जो आदमी जिसकी अगुवाई में 163 चुने गए, वो आदमी जो है बैठा है, बड़ा खुश है कि उसकी लीडरशिप में लगातार तीसरा चुनाव जीता गया है और सच ह्यूज वोट जो उसको मिला और इतनी बड़ी विक्ट्री है, और वो बैठा है खुश होकर कि, और अचानक उसको पकड़ा दिया जाता है एक पर्चा। ठीक वही वहां पर वसुंधरा के साथ हुआ था। और मोहन आरब जो चौथी रो में बैठे थे पीछे, उनको एक
नाम पढ़ के वो भी देखते हैं 2 बार, मेरा ना वो कह रहे जा जा। ये जो मोदी जी का स्टाइल है, तो कहीं गुजरात हो, भाई भूपेंद्र भाई पटेल जब पहली बार बने थे तब किसी ने उम्मीद की थी? उनको भी नहीं। तो ये मोदी जी का वो स्टाइल। मैं बता दूं, वो एक्चुअली अपने वो कहीं गए थे मध्य क्षेत्र में, मेरे ख्याल से शायद 16 रोड पे गए थे, कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, वहां गए थे। तो उनको फोन आया कि अब ये मीटिंग हो रही है विधायकों की और आपको विशेष रूप से कहा गया कि आप तो उपस्थित रहे ही रहे, ऐसा सुना हमने। तो वो पहुंच गए और कहीं आखिर में बैठे थे वो भी, और वहां फिर वो उनका नाम अनाउंस हुआ। लेकिन मैं इन सब चीजों में ये समझना चाहता हूँ, पहले ये समझना चाहता हूँ आपसे कि तो 17 साल तक आप मध्य प्रदेश के लोगों ने शिवराज सिंह का शासन देखा, और अभी तकरीबन 2 साल से 1 साल 10 महीना से ये आप देख रहे हैं ये यादव साहब का प्रशासन। भ्रष्टाचार में तो उन पर भी बहुत सारे आरोप लगे, शिवराज सिंह पर भी। और मैं सुन रहा हूँ या घूम रहा हूँ 2 दिन से, बहुत कुछ सुनाई दे रहा है कि ये यहाँ तो पर्ची आती है, मतलब, और वो काम आपका वजन रखोगे तो हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार तो तब भी था, अभी तो दोनों के शासन में। अरुण जी, आप इतने लंबे अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में क्या फर्क देखते हैं? जो फर्क देख रहे हैं वो क्या है? देखिए, शिवराज सिंह के समय शिवराज सिंह का एक जो पर्सनल ऑरा था, उसमें वो बहुत हम्बल, विनम्र और सबसे मिलने वाले लोगों के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे मामा लगाया जी। तो बहुत प्लान्स बहुत अच्छे लाए। और मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ उस दौरान जो गड़बड़ियां हुई, उसमें अकेले शिवराज जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि वो सीएम थे। उसमें सब ऑब्लाइज हुए, बीजेपी के लोग, संघ के लोग, चाहे वो व्यापम का घोटाला हो जी, चाहे वो माइनिंग का घोटाला हो, चाहे वो नर्सिंग का घोटाला हो। एक डंपर घोटाला उनके पर्सनल उसमें आता है, अदरवाइज सारे जितने घोटाले थे उसमें सब भाजपा के बड़े बड़े लोग, उसमें बड़े बड़े नेता, संघ के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे। और मैं एक बात और कहूँ मयूर भाई आपको, कि मध्य प्रदेश में मैंने संघ को फलते फूलते देखा जी। वो अपने यहाँ कहा जाता है कि जब नई बहू आती है कि दूधो नहाओ पूतों फलो, तो यहाँ संघ, आपको भोपाल में मैं समय हो तो घुमाऊंगा, संघ के इतने शानदार भवन बने हुए हैं जी। वो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो कभी भी स्थायी निवास में विश्वास नहीं रखते थे, उनके नाम पे भवन बना हुआ है। संघ के लोगों के लिए रहने के लिए सविना नामक, और हर जिले में जहाँ जहाँ सरस्वती शिशु मंदिर हो, उनके मकान बढ़िया बने हैं। जो संघ के और आनुषंगिक संगठन, उनके लिए बढ़िया काम हुआ है। इसके अलावा शिवराज सिंह सबको सरकारी, मतलब पूरी सेवा सबके करते थे, और उसके साथ साथ जब सेवा कर रहे हैं तो मेवा भी लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, शिवराज सिंह का अपने किसी कैबिनेट मिनिस्टर से इस तरह का विरोध नहीं था, जो ओपन है। मतलब यहाँ क्या है कि जो करेंगे सेंटर्ड है, सब कुछ पावर उनके पास है, और किसी मंत्री को ये हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर ले। अभी आज की तारीख तब ऐसा नहीं था। तब ऐसा नहीं था। अच्छा, ये अब मोहन यादव, तब ये था कि जैसे कुछ चीजें चल रही हैं तो सबका पता था, मंत्री को भी पता था मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आपको 10 नाम डालने हैं जी, तो 10 में 6 आपके पास ऊपर से आए तो 4 अपने आप डाल दोगे। बिल्कुल, वही शिवराज सिंह तब करते। बिल्कुल। लेकिन मोहन यादव जी या तो अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं या खुद को रिपोर्ट करवाना चाहते हैं, बीच में कोई नहीं। अच्छा, और बड़े बड़े मंत्री जो वरिष्ठ हैं, उनसे काफी सीनियर हैं, वो इसलिए बाकायदा जो मेरी जानकारी है कि जाके दिल्ली अमित शाह को बता दिया है मंत्रियों ने, सारी चीज रिपोर्ट कर दी है, हर चीज। और संघ भी अब उसी में लग गया है, क्योंकि जो संघर्ष होता है महाकुंभ, उसके लिए जमीन को लैंड पुलिंग एक्ट, मतलब किसानों से स्थायी तौर पे जमीन छीनना चाहते हैं। मोहन यादव जी उज्जैन में जमीन प्रेमी जाने जाते हैं, और बहुत सारी जमीन उनके पास है, बहुत पैसे वाले भी हैं, 50 करोड़ की हैसियत उन्होंने बताई थी, ऐसा मुझे बताया गया है। वो ठीक है, हर आदमी को पैसे वाला होना चाहिए। तो मतलब क्या वो पैदाइशी गर्भसीमंत थे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। क्या बहुत कड़ा संघर्ष करके कुछ पाया? क्या है क्या मामला? अब ये तो जाने, जैसा कि वो खुद बताते हैं, उनके पिताजी हाँ, पकौड़ी बेचते थे, ऐसा वो कहते थे। अच्छा, हाँ,
उनका नाम पूनम चंद यादव भजिया वाला कहे जाते थे। अच्छा। तो संघर्ष करके ऊपर आए हैं, 4 भाई हैं सब मिलके। लेकिन अब वो संघर्ष कई बार होता है समाज के लिए होता है, कई बार होता है खुद के लिए होता है। अब थोड़ा बहुत है, पार्टी साथ में है, संघ के जैसे उनके सबसे करीबी और उन पर कृपा करने वालों में सबसे पहला नाम सुरेश सोनी का है। उमा भारती पर भी उनकी करीबी मानी जाती है। तो ये जो चीजें हैं उनसे आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी वो नियंत्रण में नहीं है। चीफ सेक्रेटरी जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, डीजीपी जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, और समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। मयूर जी, एक जहरीले कप सिरप के बदले छिंदवाड़ा में 24 बच्चे मर गए और उसमें सरकार कुछ ठीक से नहीं कर पाई। क्यों नहीं हो पा रहा है? मुख्यमंत्री जी बातें बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, दावे भी करते हैं, तलवारबाजी कर लेते हैं। देखो, नहीं अखाड़े में उतर जाते हैं, कुर्सी लड़ लेते हैं, तलवारबाजी कर लेते हैं, और अच्छी मतलब उनके कुछ वीडियो देखे हैं कि वो जो बिहार में जो भाजपा के अध्यक्ष थे जायसवाल, उन्होंने कहा था कि गालियों की डिक्शनरी मेरे पास है। हाँ। तो उस मामले में भी मोहन यादव जी उनके मुकाबले खड़े उतरे, कम्पीट कर सकते हैं। जी। ये बेसिक अभी का किस्सा सर आपके यहाँ का है, हमारे यहाँ पहले हो चुका है। हमारे यहाँ पुलिस वाले डकैत बन के पकड़े गए, आपके यहाँ भी अभी सुनने को मिला कि कुछ 2.25 करोड़ 3 करोड़ का मामला। 2 करोड़ 96 3 करोड़ ही समझ लीजिए, वही हो 3 करोड़ के आसपास हो गया। हमारे यहाँ भी पकड़े गए थे, ऐसे रात को लूट लिया था एक कपल और एक बच्चा जो था उसको गाड़ी में। तो हमारे यहाँ बड़ा हल्ला मच गया था, पिछले साल की बात है। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेके पूरा मामला और कमिश्नर को बड़ी डांट लगाई। लेकिन खैर उसके बाद भी पुलिस के द्वारा लूटने की घटना अभी हमारे यहाँ हो रही है। आपके यहाँ ये पहली बार है या इससे पहले हुआ है? नहीं, इस तरह की घटना पहली बार सामने आई। पुलिस छुटपुट करती रहती थी, ऐसा बाट वसूली कर ली तो उसमें रख लिया, जब्ती कर ली तो उसमें रख लिया, वो कहीं माल खाने में चूहे बहुत सारी चीजें वो कर देते कतर लेते हैं। और चूंकि भिंड मुरैना उधर तो सब खुलेआम होता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सड़कों पर वसूली करता था। उसको जब गडकरी को चिट्ठी लिखी गई तो मोहन यादव जी ने वो चेक पोस्ट खत्म कर दिए बॉर्डर पे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि प्रदेश के जो हाईवेज है उन पे सब पे वसूली हो रही है। तो ये जो मामला आया है ये सच में पहली बार अपने सामने आया कि पैसे आपने जब्त किए, पहले जो जानकारी पहले उसको रोजनामचे में डाला, उसके बाद फिर बदलाव हुआ तो आधा आधा बांटा। आधा बांट करने में भी वो मान गया था जो पैसा लेके जा रहा था। उसमें सुना है कि 21 लाख रुपया पुलिस वालों ने ज्यादा रख लिया। फिर जो गड़बड़ हुई है, तो अब चूंकि मेरी बात पिछले सैटरडे को मैं डीजी से मिला था तो वो बड़े बेचारे उन्होंने कहा कि आप निश्चित रहिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और लूट नहीं, हत्याएं भी कर रही है पुलिस। उसकी वजह ही है, भोपाल में 4 दिन पहले एक लड़के को पीट पीट के मार डाला। इंजीनियर था, वो कार में बैठा था अपने दोस्तों के साथ, 2 सिपाहियों ने इतना मारा कि वो मर गया, मौके पे ही मर गया। अब ये इसको कहेंगे हत्या और डकैती, दोनों चीजें जी एक करने वाली पुलिस। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज ये संयोग है कि हमारे होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर जी। तो ये एक घोषित है कि बिना सिफारिश थानेदार नहीं लगेगा। सिफारिश लक्ष्मी जी भी कर सकती हैं और सिफारिश नमस्ते सदा बसले के हेडक्वार्टर से भी आ सकती है और सिफारिश किसी और सोर्स से भी आ सकती है। बस वजन प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, चाहे वो राजनीतिक वजन हो चाहे वो माता जी का वजन हो जी। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि अभी इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मुरैना में एक इस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने एसपी पर ही आरोप लगा दिए और तमाम तरह के ऑन कैमरा, और छुट्टी चला गया अपनी मर्जी से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यही पूछना चाहता था कि सब जो मामले हम लोग बात कर रहे हैं इसमें फिर कुछ आगे हो भी रहा है क्या? अब हो क्या रहा है कि जब भिंड में एक एसपी ने यूट्यूबर्स को पकड़ के मारा और उनकी दुर्गति कर दी, ऐसा रीवा में भी हुआ था। उनका मामला वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। अभी भी वो 2 लोग अभी तक फरार हैं, 2 जर्नलिस्ट। बाकी उन्हें जाके हाथ जोड़ लिए, समझौता कर लिया, तो फरार हैं, बचे हुए भागते घूम रहे हैं। फरार क्या कहें, पुलिस के हिसाब से फरार है, वो जान बचाते घूम रहे। सब जगह आया, 4PM पर भी ये मामला उठा और जगह उठा, आपके चैनल पर भी ये बात उठी थी, लेकिन वो एसपी नहीं है। अच्छा,
मतलब वो मॉडल सही है, हाँ मॉडल सही है, हर जगह पे एक ही मॉडल है। क्योंकि सरनेम जो है वो भी वो कृष्ण वाला इनका है, वही उनका। तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर कट है। मतलब अब आप सोचिए कि भगवान जाने, सच्चाई तो वही जाने क्या हो रहा है। उज्जैन जहां 2028 में कुंभ होना है जी, वहां अरबों रुपए के काम होंगे। उसमें जो अभी जो चीजें चल रही हैं कि गुजरात ने जिसको ब्लैकलिस्ट किया उस कंपनी को कई सौ करोड़ का ठेका मिल गया। और ऐसी गुजरात की सैकड़ों कंपनियां मध्य प्रदेश में अलग अलग उसमें काम कर रही हैं और सब घपले कर रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट में गुजरात की कंपनी है वहां गड़बड़ हुई है। महाकाल का मंदिर बना था, वो वहां पहले एक छोटे से हल्के से तूफान में मूर्तियां उड़ गई, पता लगा कि तो फाइबर ग्लास की है। क्यों? बोले ये तो अष्टधातु की बननी थी। फिर वो लिपापोती की तब शिवराज सिंह थे, कहा गया कि नहीं नहीं अब हम इनको बदलवाएंगे, ठेका है, कोई पटेल साहब की कंपनी थी। तो ये जो चीज है रिमोट और एक्सटेंशन, जब यादव जी को पर्ची मिली, पर्ची के साथ पावर मिली, तो पर्ची का हिस्सा तो जहां जाना है वहां जाएगा जी, पावर का हिस्सा तो हम खुद रखेंगे ना। तो आम मध्य प्रदेश का जो आम नागरिक है अभी इस वक्त इस हालात में, चाहे वो किसान हो या यूथ हो या सरकारी महकमों में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो और पत्रकार, ये मतलब इनके लिए आज की तारीख में इस प्रशासन का मतलब आपकी नजर में क्या है? वो कैसे देखते होंगे इस अभी क्योंकि बैनर और फोटो और कटआउट तो बड़े लगते हैं, ये सब बातें भी बड़ी हो रही, जो इनकी प्रकृति है, इनका स्वभाव है, बड़ी बातें करके जो है निकल जाना है और बाकी सब जो है वो अपने आप वही होगा जो होना होगा। तो आम एमपी का आम नागरिक जो है इसको आप अभी इस वक्त कैसे देख रहा है इस सरकार को? देखिए, गुस्सा है, कोई आक्रोश है, कोई मन में या कुछ? और कांग्रेस जो है, जीतू पटवारी को कई बार हम सुन लेते हैं, बड़े जोशीले दिखते हैं। यहाँ इस वक्त विपक्ष क्या कर रहा है और अगर कोई संगठन है, कोई सिविल सोसाइटी है, तो वो क्या करते हैं? पहले विपक्ष की बात करनी जी, मयूर भाई, सबसे दुखद स्थिति विपक्ष की। राहुल गांधी अकेले संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहती थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने और टू पार्टी सिस्टम। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ कोई विकल्प तीसरा नहीं आया। बहुत ज्यादा अंतर भी मतों में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले देखिए 2003 में दिग्विजय सिंह के हारने की बड़ी वजह एक ये थी कि उनके ऊपर तमाम आरोप, उनकी इमेज खराब हो गई। और इमेज क्यों खराब हुई? क्योंकि वो उन दिनों कांग्रेस दिल्ली में कमजोर थी, तो सारी चीजें वो वहां कांग्रेस चला रहे थे और दिग्विजय सिंह का अपना स्टाइल था। उनको हरवाने में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेसियों की भूमिका थी। ये ठीक बात है कि पूरे सबने मिलके अभियान चलाया जी। और एक और होता है कि एक बार एक इमेज बन जाए, फॉल्स प्रोपेगेंडा करने में बीजेपी माहिर है। तो दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंडा ठार कहकर कितनी मोटी किताब उनके खिलाफ आरोपों की लगाई जो उमा भारती ने जारी की। वो मुकदमा आज तक डिफेमेशन का कोर्ट में है। उमा भारती मुख्यमंत्री रह ली, सब कुछ हो गया, 20-22 साल बाद आज भी सबूत पेश कोर्ट में नहीं कर पाई दिग्विजय सिंह के खिलाफ। और वो माफी मांगना चाहती है, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं उसी तरह मांगो वो शब्द जो मैं लिख के दूं, इसलिए कोर्ट में अटका है। तो वो दौर आया। अब जो कांग्रेस है, राहुल गांधी कमलनाथ से नाराज हुए, हार के बाद उन्होंने एक झटके में उनको हटा दिया। उनका भी हुआ कि बीजेपी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तमाम चीजें, कुछ निजी कारण थे सब। लेकिन जब ये आए, एक आदिवासी है उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, ये ओबीसी, तो राहुल गांधी को ये लगता है ना कि हमको तो नीचे वाले लोगों को देखना है, तो उसमें उन्होंने अपना फार्मूला लगा दिया, एक ओबीसी एक एसटी, काम हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोनों युवा हैं और दोनों ट्रैक बने। इतने बढ़िया विपक्ष के लिए इससे बढ़िया मौका मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता था। देखिए, अगर सामाजिक स्थिति देखें तो इंदौर के सबसे प्रमुख अस्पताल में बच्चियों को चूहे काट के वो इन्फेक्शन से मर गई। डॉक्टरों ने झूठ बोल दिया कि हार्ट अटैक आया। जहरीली दवा पी के बच्चे मर गए, छिंदवाड़ा में मर गए। ऐसी तमाम घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। कहीं भी किसानों को
समस्या है, उनकी खरीद नहीं हो पा रही, उनको खाद नहीं मिल पा रही, लट चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन कहीं कांग्रेस सिवाय कैमरे के आगे जमीन पे नहीं दिख रही। बयान बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए 4 सितंबर से बच्चे मरना शुरू हुए थे जी, और 4 अक्टूबर को जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे, 1 महीना लग गया। 1 महीना लग गया। तो और उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनकी लोकसभा सीट इंदौर का प्रत्याशी नॉमिनेशन विड्रॉ करके ले आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कुछ करना ही नहीं चाहते। मूल बात यह है कि ये अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा था कि वो शायद गुजरात में ये बात कही थी, रेस के घोड़े, लगड़े घोड़े, शादी के घोड़े, कि भाई उन्होंने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें गुजरात में कही थी। एक कहा था कि भाई बीजेपी के स्लीपर सेल जो बन के हमारे यहाँ काम करते हैं, उन सबको हम जानते हैं, पहचानते हैं, और उनका इलाज किया जाएगा। खैर वो गुजरात में भी उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि भाई हमको पता है कि एक होता है रेस में दौड़ने के लिए घोड़ा, जो कि रेस में दौड़ने के लिए अलग से ताकत और स्किल और एंड्योरेंस चाहिए होता है, ट्रेनिंग अलग होती है, ट्रेनिंग उसकी अलग होती है, उसका मिजाज अलग होता है, वो हर तरह से अलग है। और एक होता है जो नाच ले, मतलब शादी में, उस शादी में जैसे रेस को दौड़ना है, शादी वाले को धीरे धीरे चलना है। हाँ, और धीरे धीरे चलना है, और उसका काम बेसिकली जो शोभा बढ़ाना है, वो शादी में शोभा बढ़ाता है दूल्हे की, और जो बारात निकलती है उसकी, तो उसका वो काम होता है। तो वो रेस में दौड़ नहीं सकता। तो हम उसको भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उसको भी हम जो दौड़ने वाला घोड़ा है उसको दौड़ने का काम देंगे, और जो नाचने वाला ठुमक ठुमक चलने वाला घोड़ा है उसको, और वो भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जो जिस तरह से होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो ये हुआ, मैं इसको बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ कि राहुल गांधी ने बारात का घोड़ा और रेस का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा, 3 तरह के घोड़े जोड़े। मैं कहता हूं कि घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा भाई। बारात का घोड़ा बड़ा काम करता है, वो अपने साइज के लिए आमदनी भी करता है, क्योंकि जब दूल्हा उतरता है तो उसको पैसे अलग से मिलते हैं। रेस का घोड़ा अपने ऊपर वेट करने वालों को पैसा जो दौड़ता है लोग लगाते हैं, उसका भी एक फायदा है। लंगड़े घोड़े को भी आप जो है वो उसको जिसको कहते हैं कि आप फर्टिलाइजेशन और उसकी फर्टिलिटी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। घोड़ी अच्छी, अगर अच्छी उसका नस्ल का घोड़ा है तो लंगड़ा ही तो हुआ, बाकी सारे काम कर सकता है, ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी घोड़ों का नाम लेते हैं, घोड़ों की बात करते हैं, लेकिन पहचान उन्हें गधों की भी नहीं। लंगड़ा घोड़ा तो छोड़िए, बारात का और दौड़ने वाला छोड़िए, अगर उन्हें गधों की भी ठीक से पहचान होती तो गधे भी काम के होते हैं। गधे बहुत काम करते हैं। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने जिन लोगों को चुना है वो कब क्या कर रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा। ओशो ने कहा था कि एक सब कुछ करे गधे के साथ, लेकिन उसको पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अगर गधा अखबार पढ़ना सीख गया तो कभी भी दिल्ली पहुंच सकता है। वही सबसे बड़ी अब क्या है, यहाँ कांग्रेस की हालत इसलिए खराब है कि आज भी एक तो ज्यादातर कांग्रेसी उधर चले गए, जैसा कि खुद दूसरे जो कांग्रेसी कहते हैं बिक गए, खरीद लिए गए, तो वो जो भी कहे वो उधर चले गए। अब दिग्विजय सिंह पर भरोसा करने को लोग तैयार नहीं है। कमलनाथ जी भी थोड़ी अपनी उन्होंने जो गड़बड़ की उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। आज मैदान साफ है, और जैसा कि सब मानते हैं, चाहे विधानसभा का सत्र हो या मैदान में, जहां बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है पूरी ताकत के साथ, वो नहीं हो पा रहा। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं जी। उज्जैन में जो लैंड पूलिंग के खिलाफ आरएसएस ने एक रैली की, किसानों की, किसान संघ ने, उसमें कहा गया 3000 ट्रैक्टर आए, बड़ा प्रभावी था। और उसका जवाब मोहन यादव ने दिया, रैली का जवाब दिया। अभी उन्होंने भावांतर, भाव का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई फसल 500 रुपए कुंटल बिकनी चाहिए थी और वो नहीं बिक पा रही है, 300 बिक रही है, तो जो अंतर है भाव का जो सरकार ने तय किया है वो सरकार देगी। अब खेत बर्बाद हो गए, पानी की उसमें फसलें, तो भावांतर तो तब मिलेगा ना जब फसल होगी। उसको लेकर के सीएम ने संघ का जवाब 2500 ट्रैक्टर
उज्जैन में उसी जगह पे घुमाए। स्वागत जो आपने होर्डिंग देखे ना, वो भावांतर योजना के होर्डिंग। एक दिलजले पत्रकार ने एक ट्रैक्टर वाले से पूछा, भाई तुम कैसे आए? उसने घूमने आए। बोले कैसे? बोले डीजल फ्री डाल दिया, 500 रुपए और दिए, और 2 घंटे के लिए था, डीजल उन्होंने डाला, खाना खिलाया, बढ़िया, और बाकी बंदोबस्त भी हो गया। लेकिन जो अपना गोदी मीडिया है, जिसको कहते हैं कि अब तो हम उसको जो है, उसका गोदी तो अच्छी चीज होती है, वो पूरा एक ही चीज दिखाई गई। अरे इतनी बड़ी रैली भावांतर में सीएम के समर्थन में। मैं एक बात कहता हूं कि कल अगर जैसा कि एक परंपरा होती है, प्रक्रिया होती है, जब विधायक दल की बैठक होती है नेता चुनने के लिए, पहले होती थी जब हमने शुरुआत की थी कि हाँ वोट पड़ेंगे, जो जीता उसको मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे इस बात पे शक है कि मोहन यादव की 10 लोग 2 अंकों में विधायकों का समर्थन मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं। आखिरी सवाल है सर, अब ये तो यहाँ से तो और भी 2-3 बड़े नाम हैं नेताओं में, वो क्या कर रहे हैं? जैसे कि एक तो कैलाश विजयवर्गीय साहब, ठीक है, एक प्रहलाद जोशी जी, प्रहलाद पटेल है, और एक है जो शिवराज सिंह साहब के समय में गृह मंत्री हुआ करते थे, भूपेंद्र सिंह। हाँ, वो मंत्री नहीं है अभी, वो नहीं, मंत्री नहीं, उनको मंत्री नहीं बना। और शेखावत साहब क्या है अभी? शेखावत नहीं, अपने ये जो जिनको बिठा दिया था, स्पीकर बना दिया था, जो नरेंद्र तोमर साहब, वो विधानसभा के स्पीकर, वो अभी भी स्पीकर, वो स्पीकर है। राकेश सिंह जो चीफ विप थे लोकसभा में, हाँ, वो भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। अच्छा, ये सब सीनियर है, मोहन यादव से बहुत सीनियर है। हाँ, सब। तो कैलाश विजयवर्गीय साहब क्या कर रहे हैं? इनका कोई से है? इनको कोई सुनता है अभी कि वो भी मार्गदर्शक मंडल में, मतलब समझ लो भेज दिया गया है? वो जो मंत्रिमंडल के भीतर रह के उस मंडल की स्थिति में, उसको अब थोड़ा आपको बताता हूँ। कैलाश जी का नाम आपने लिया, हाँ, तो मध्य प्रदेश में पहली बार एक परंपरा बनी है कि मुख्यमंत्री ने खुद किसी जिले का प्रभार लिया। अच्छा, खुद प्रभार लिया? हाँ, और वो जिला है इंदौर। कर रहे कितना, इतने सारे डिपार्टमेंट है और ऊपर से एक जिले का प्रभार, और वो भी कौन सा जिला? इंदौर, जिसको मिनी बॉम्बे कहते हैं। बहुत काम, जिस शहर में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, जैसे आपके यहाँ सूरत, वैसा तो वहां, और पूरा जो है कैलाश जी का जो एरिया है, वहां कैलाश जी कुछ नहीं है, क्योंकि यादव जी मुख्यमंत्री जिले के प्रभारी। तो जो आपने कहा वो क्या करें भाई, उनको भेजा ये कह के गया था कि आप सब लोग मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। तो हर एक को उम्मीद थी कि भाई मुख्यमंत्री तो बना ही जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी, और उप मुख्यमंत्री जो बने राजेंद्र शुक्ल, ब्राह्मण कोटा हो गया, और जगदीश देवड़ा दलित कोटा हो गया, SC का हो गया। बाकी मंत्रिमंडल सबके पास है। उसका एक एग्जांपल है कि कैसे है, राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। एक 2 महीने पहले की बात है कि उज्जैन को लेकर सड़कों का प्रस्ताव आया पीडब्ल्यूडी का, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पता ही नहीं था, कैबिनेट में प्रस्ताव आया, उन्हें पता ही नहीं था, सारा पैसा जा रहा था मुख्यमंत्री के इलाके में उज्जैन में। तब वहां बात उठी। ऐसी परिस्थिति हो गई है। एक स्टाइल था दिग्विजय सिंह, उन्होंने 10 साल बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के जरिए अपने अपोनेंट्स को ठीक किया था। एक बहुत वरिष्ठ नेता थे सत्यव्रत चतुर्वेदी, वो विधानसभा में मतलब उनको इतना परेशान किया था, वहां के कलेक्टर थे, उनका नाम था राधेश्याम जुलानिया, छतरपुर के। उन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि हाउस चलते हाउस में सत्यव्रत चतुर्वेदी इस्तीफा देके गए। ये अलग बात है, बाद में दिग्विजय सिंह ने उन्हें मनाया और फिर आए, वो बाद में सांसद बने, सब हुआ। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, अब अगर मान लीजिए आप मिनिस्टर हैं और आपका PS जो है वो सुन नहीं रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो आप क्या करें? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अपनी बात आपने आखिरी सवाल की गई, यहाँ ये स्थिति है, नाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और उनकी उस कोई से अपने डिपार्टमेंट के भीतर नहीं है, चाहे वो देवड़ा जी हो और चाहे वो शुक्ला जी। तो ये जो दिल्ली वाला फार्मूला है ना, गुजरात वाला, हाँ गुजरात फार्मूला, और जो जिसको कहते हैं कि गुजरात मॉडल, जो आपने देखा, हाँ, आपकी तरफ, आपके यहाँ से आया है, कई राज्यों में पहुंचा है, वो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से चल रहा है। और सरकार जैसी कोई चीज नहीं है। हिंदू मुसलमान करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं, मुसलमान निशाने पर हैं, ठीक जैसे उत्तर प्रदेश में थे वैसे मध्य प्रदेश में भी है, और रामराज है।
और प्रजा बहुत सुखी है। तो भाई यही था, मतलब कि हर जगह बस मॉडल एक ही है। अरुण जी से बात करते पता चला हमें, आपको भी चला पता, कि गुजरात मॉडल हमारा देश में छाया हुआ है। और जब गुजरात मॉडल छाया हुआ है तो फिर तो जो गुजरात में है वो हर जगह पे वही होना चाहिए। तो वही होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, और अनुभव हो रहा है, महसूस भी हो रहा है। इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय बनती है, ये आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। और पसंद आई हो बातचीत तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। इसकी लिंक है वो आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने मयूर जानी ऑफिशियल नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से विनती है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत को जो देख लिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।